Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 1st of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 1 नवंबर 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मच्छू रिवर को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर रेड सैंडल्स के बारे में है ना, जो सैंडलवुड है, चंदन की लकड़ी है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था। तो बोला ये जा रहा है रेड सैंडल्स कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। इसके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये बेसिकली एक ट्री स्पीशी है जो कि साउथ इंडिया के अंदर पाया जाता है, साउथ इंडिया में कुछ हिस्सों में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री है जो कि साउथ इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पर पाया जाता है। ये दो स्टेटमेंट रेड सैंडल्स को लेकर दिए गए। फिर उसके बाद में नीचे ऑप्शन दिया गया है, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। थंबनेल वाले आर्टिकल पर आते हैं सबसे पहले, जो कि फ्रंट पेज पर कवर किया गया है। लेकिन उससे पहले आज है 1 नवंबर, तो आज एक नई महीने की शुरुआत हो रही है। तो पूरे पॉजिटिविटी के साथ में, पूरे एनर्जी के साथ में पूरे महीने की शुरुआत करो। साथ ही साथ में पूरी प्लानिंग कर लेना कि मुझे इस मंथ क्या क्या कवर करना है। प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास में प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप ऐसे रॉकेट हो कि कहाँ जा रहे हो कुछ नहीं पता। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे महीने की करनी है और रोज़ाना की भी प्लानिंग करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार। और प्लानिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो चीज़ पॉसिबल हो पाए, मैं उसको कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने ऐसा शेड्यूल बना लिया और ऐसा टारगेट सेट कर लिया मुझे इतना सारा पढ़ना है, जो कि इम्पॉसिबल कंडीशन में आ जाए। ऐसा बिल्कुल मत करना। वो चीज़ें इस प्रकार से सेट करना कि आप उसको डेली बेसिस पर भी अचीव कर पाओ और अपने मंथ के एंड में जब देखो तो हाँ, मैंने जितना भी टारगेट सेट किया था 1 तारीख को वो मैंने 30 या 31 तारीख को अचीव कर लिया है। इस प्रकार से आपका शेड्यूल होना चाहिए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगती है, कोई बात नहीं, परेशानी थोड़ी सी मैनेज कर ली जाएगी यार। 1-1.5 साल की परेशानी है, पूरी जी जान लगा देनी है, पूरी मेहनत लगा देनी है 1-1.5 साल के अंदर। अगर पूरी मेहनत लगा देंगे डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, है ना। 1-1.5 साल के अंदर मतलब सारे सेक्रीफाइस करना है यार। बाकी यहाँ पर केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और फिर उसके बाद जैसे हमारा एग्ज़ाम क्रैक होता है, आप अपनी ड्रीम जॉब को अचीव करते हो, उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा। जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है ना उसका आउटपुट वहाँ पर निकल कर आएगा। तो अभी के लिए जैसे भी लगे हुए हो लगे रहो प्रिपरेशन के अंदर। साथ ही साथ में बस कहने का मेरा मतलब है प्लानिंग हमेशा अपने पास में रखना, उसके हिसाब से चलना और प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स की वीडियो तो ये मॉर्निंग में मिल ही जाती है, द हिंदू की वीडियो मिल जाती है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। आगे मैं इस वीडियो को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाऊंगा, इसमें बाकी इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है वो भी इंक्लूड कर दूंगा, तो आपको और कोई परेशानी नहीं होगी। आप मॉर्निंग में अपना करंट अफेयर का सेशन ख़त्म कर सकते हो। फिर उसके बाद में अपने दिन में जितना भी टाइम बचेगा उसमें ऑप्शनल या स्टैटिक पोर्शन जो भी कवर करना है आप वो कवर कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। तो आज का पहला आर्टिकल मेंशन करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है 2 फिंगर टेस्ट के ऊपर। देखो होता क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ। साल 2013 में ही ऑलरेडी 2 फिंगर टेस्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया था।
इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, अगर उनके पास में कोई रेप का केस आता था तो वो उस रेप के केस के अंदर टू फिंगर टेस्ट करवाया करती हैं। और अभी भी ऐसा होता है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू फिंगर टेस्ट करवाती हैं काफ़ी सारे रेप के केसेस में। ये टू फिंगर टेस्ट डॉक्टर्स के थ्रू करवाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया ये चीज़ें आज के टाइम पर एग्जिस्ट होनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अभी भी टू फिंगर टेस्ट करवा रही हैं, इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लग जानी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी मतलब कहीं कहीं से कहीं तक ऐसा ना हो कि आप टू फिंगर टेस्ट करवाओ। इसके पीछे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक रीज़न भी देता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप टू फिंगर टेस्ट किस लिए करवा रहे हो, पता लगाने के लिए कि हाँ उस गर्ल के साथ में रेप हुआ है या नहीं हुआ है ना, इसलिए टू फिंगर टेस्ट करवा रहे हो। लेकिन टू फिंगर टेस्ट के अंदर इसको करवाने के बावजूद भी आप देखोगे ना तो कोई भी चीज़ें प्रूव नहीं हो पाती। अब क्यों नहीं प्रूव हो पाती, मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्योंकि जब तक आपको ये टू फिंगर टेस्ट समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार ये टू फिंगर टेस्ट क्या है, तब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो पहले मैं आपको एक पिक्चर पर लेकर चलता हूं। देखो ये जो आपके सामने इमेज है, यह है वेजाइना का स्ट्रक्चर। तो जब आप वेजाइना का इमेज देखते हो तो यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा हेमन। तो ये जो हेमन वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टू फिंगर टेस्ट के अंदर। कैसे, इसको समझते हैं हेमन है क्या। देखो हेमन बेसिकली यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये वेजाइनल के ओपनिंग पर प्रेजेंट होता है। तो जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पर ये कवर करता है हेमन, जैसा कि आप लोगों ने ये देखा। तो यहाँ पे बोला यह जाता है किसी गर्ल के साथ में अगर रेप होगा ना तो फिर ये जो हेमन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये हेमन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसकी चक्कर में टू फिंगर टेस्ट करवाया जाता है। टू फिंगर टेस्ट मतलब दो उंगलियों को इस प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करके देखा जाएगा कि जो हेमन है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हेमन ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो गया होगा, तो इसका मतलब रेप हुआ है। तो ये बात यहाँ पर आप कह सकते हो टू फिंगर टेस्ट के अंदर एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये बिल्कुल गलत है, ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ ये। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात मेंशन ये करी है कि देखो जो ये हेमन ब्रेकडाउन होता है ना, इसके पीछे के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई गर्ल है जो कि फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब फिजिकली एक्टिव है मतलब यह है कि स्पोर्ट्स के अंदर है वो, है ना, एक तरीके से स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, या फिर आप कह सकते हो कि जिम कर रही है। तो उस दौरान भी यहाँ पर क्या होगा कि जो हेमन है वो ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में दूसरी चीज़ मेंशन करी है कि मान लो कि कोई शादीशुदा महिला है, उनके साथ में रेप होता है, तो आप कैसे यहाँ पर पता लगाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये रेप को प्रूव नहीं कर पाएंगी। तो इसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस टू फिंगर टेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। और मैंने आपको जैसा बताया कि साल 2013 में ऑलरेडी यहाँ पर भारत में इसके ऊपर बैन लगा चुका था सुप्रीम कोर्ट, है ना, बंद कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे 2014 में, फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, और 2014 में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से जो ये टेस्ट हैं वो हो रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बोला है, और सरकार से बोला है कि कहीं से कहीं तक ये टेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इससे कोई ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही साथ में जो महिला है उनकी जो मर्यादा है उसका वोलेशन हो रहा है। जो उनके पास में राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी जो कि एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, आपको पता होगा फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक जो भी हैं, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी के बारे में चर्चा की गई है। तो उस प्राइवेसी का वॉयलेशन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो यहाँ पर भी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कुछ भी यहाँ पर प्रूव नहीं हो सकता है इस पर्टिकुलर टेस्ट से, तो इसको बंद कर देना चाहिए। एक तो होता है टू फिंगर टेस्ट और एक होता है थ्री फिंगर टेस्ट। थ्री फिंगर टेस्ट के अंदर 3 फिंगर्स को यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आखिरकार ये क्या इशू देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। देखो कल 31 अक्टूबर था, और 31 अक्टूबर को हर साल हम लोग क्या करते हैं, नेशनल यूनिटी डे का सेलिब्रेशन करते हैं। तो नेशनल यूनिटी डे क्या है इसको भी जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और सवाल ऐसे बने हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर में, वो सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मतलब ये भी काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है। मेंशन किया गया, देखो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, आपको इस पिक्चर में देख रहे होंगे, तो इन्होंने ना बहुत सारी बातें बोली हैं कल के दिन नेशनल यूनिटी डे को लेकर। पहली चीज़ उन्होंने मेंशन करी है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो बहुत सारी जो दिक्कतें भारत में निकल कर आई हैं बाद में, वो दिक्कतें आती ही ना।
क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं ये बेसिकली सरदार पटेल जो विद्यालय है ना उसके अंदर स्पीच दे रहे थे, ये सारी बातें बोल रहे थे, बच्चों को सरदार वल्लभ पटेल के बारे में ये सारी बातें बता रहे थे। क्योंकि अभी हम लोगों ने वल्लभ भाई पटेल जी की 147th बर्थ एनिवर्सरी को भी देखा है। 147 बर्थ एनिवर्सरी को रिमार्क करते हुए, उसका सेलिब्रेशन करते हुए यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो रोल है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसको कभी कोई भूल नहीं सकता। कैसे? क्योंकि जब देश आज़ाद होता है 1947 में, तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उन प्रिंसली स्टेट्स को छूट दी गई थी, आप इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को ज्वाइन करो। तो बहुत सारे यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया को ज्वाइन कर ही नहीं रहे थे। लेकिन बाद में आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने यहाँ पर इंडिया को पूरी तरह से जोड़ कर रखा, एक यूनिटी में रखा। बोला यह जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर क्या किया, लगभग 500 से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, 500 से ज़्यादा जो ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उन सबको भारत में इंटीग्रेट किया, भारत में जोड़ा। जैसे लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को, फिर उसके बाद जूनागढ़ को, हैदराबाद को, इवन कश्मीर को, है ना, इन सब स्टेट्स को जहाँ पे राजा रजवाड़े हुआ करते थे, इन सबको इंडिया में जोड़ा गया, इन सबको लेकर आए साथ में और एक तरीके से यूनाइट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर इनका एक स्टैचू बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये आपको पता होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मेंशन करते हैं, यानी अमित शाह जी बोलते हैं कि एक फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उनका कहना यह था कि इंडिया अगर आज़ाद होता है ना तो इंडिया बिखर जाएगा, यानी अगर अंग्रेज़ इंडिया को छोड़कर जाते तो इंडिया पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से गलत प्रूव किया। और फिर इन 75 सालों में, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, इन 75 सालों में आप देखोगे देश ने बहुत कुछ डेवलप किया। आज के टाइम पर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं पूरे देश भर में। फिर ये मेंशन करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मतलब इतना हार्डवर्क किया देश को एक तरीके से यूनाइट करने में कि एक जो अग्रीमेंट था, यानी कि जो जूनागढ़ किंगडम है ना, जूनागढ़ को इंडिया के अंदर इंटीग्रेट किया गया था और उसको लेकर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था ना वो सुबह 4:30 बजे के आसपास, यानी 4:20 के आसपास हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को इंटीग्रेट करने में। वो बातें यहाँ पर अमित शाह जी मेंशन करते हैं और बोलते हैं कि जो सभी व्यक्ति हैं, ये जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पढ़ना चाहिए कि उनका कितना बड़ा योगदान रहा है देश के प्रति। तो ये सारी बातें बोली गई हैं कल 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को हम हर साल क्या करते हैं, नेशनल यूनिटी डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ध्यान रखना 31 अक्टूबर को हर साल नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इस बार ये 147th बर्थ एनिवर्सरी थी। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब सबसे पहली बार जो नेशनल यूनिटी डे है ना, इसको सेलिब्रेट किया गया था 2014 में। उसके बाद से हम लोग अभी तक सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस दिन, है ना। 2018 में आप देखोगे तो 2018 में एक काम किया गया था, हमारी सरकार ने दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू का उद्घाटन किया था। 2018 में सबसे बड़ा स्टैचू इंडिया के अंदर लगाया गया था, वो था स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही है। तो वो भी यहाँ पर 31 अक्टूबर के दिन किया गया था, क्योंकि उस समय पर 143rd बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जा रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 182 मीटर्स है। इनफैक्ट जो चाइना का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये बड़ा है। कई गुना तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब कुछ मीटर्स बड़ा है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है, इससे पहले जो सबसे ऊंचा स्टैचू हुआ करता था दुनिया के अंदर, वो चाइना का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू हुआ करता था। बट अब इसको बीट करते हुए यहाँ पर इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। इनफैक्ट जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर्स का है। आप कह सकते हो इसका दुगना है स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर्स का। ये बातें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। देन उसके बाद में साल 2020 में जनवरी के मंथ में क्या होता है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर्स हैं, इनके जो 8 अजूबे हैं, उसके अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी को ऐड किया गया है। देन अब यहाँ पर ये स्टैचू किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। हम किन के बारे में बात कर रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में? इनके बारे में बात कर रहे हैं।
तो अब मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यूपीएससी में जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का टॉपिक भी आता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और हर साल बनते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाड में। तो ये बेसिकली पहले होम मिनिस्टर बनते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री बनते हैं, फिर पहले डेप्यूटी मिनिस्टर भी बनते हैं। इनको हम लोग जानते हैं एक यूनिफायर ऑफ इंडिया की तरह, यानी इंडिया को यूनाइट करने के पीछे का आप कह सकते हो जो सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं। इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों से रिक्वेस्ट करी है बहुत लंबे समय से कि लोग सब आपस में मिलकर रहें और मिलकर रहने के साथ साथ भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाएं। जो इनकी आइडियोलॉजी है ना, वो अभी हमारे पास जो आत्मनिर्भर भारत चल रहा है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर भी हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट बनाएं। तो वो चीज़ें सरदार वल्लभ भाई जी की जो आइडियोलॉजी है ना, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में इनको हम लोग जानते हैं या फिर इनको हम कहते हैं जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं ना, उनके संरक्षक। यानी कि आप कह सकते हो जो आज के टाइम पर ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम है, वो ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही एस्टेब्लिश किया था। फिर साथ ही साथ में इनका इतना रोल तो है ही, उसके अलावा संविधान को फ्रेम करने में भी बहुत बड़ा रोल है। आपको पता होगा देश आज़ाद भले 1947 में हो गया हो, उसके बाद 3 साल लगे थे संविधान को बनाने में। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, बहुत सारे लोग बैठे थे, हर एक टॉपिक के ऊपर डिबेट चलती थी। फिर उसके बाद में हर एक कमेटी बनाई जाती थी, उसको लेकर डिबेट चला करती थी। फिर जाकर यहाँ पर संविधान बना उन 3 सालों के अंदर। फिर 1950 में जाकर संविधान साइन होता है ना। तो फिर क्या हुआ, जिस समय संविधान बन रहा था, फ्रेम हो रहा था, तो उस समय पर इन्होंने बहुत सारी कमिटीज़ को हेड किया। जैसे एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर थी, उसको हेड किया गया। कमिटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ को यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड किया था। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर भी इनका एक बहुत बड़ा रोल था, यानी संविधान को बनाने में इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद में एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि अल्कोहल कंजम्पशन के पूरी तरह से अगेंस्ट में थे, है ना। अल्कोहल कंजम्पशन के अगेंस्ट में थे, उसके साथ साथ अनटचेबिलिटी को एक तरीके से आप कह सकते हो ये ओपोज क्या करते थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में थे, है ना। वेमेन को यहाँ पर छूट दी जाए उसके अंदर बिलीव क्या करते थे, और इसको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया, जिसकी वजह से जो बरदौली की वेमेन हुआ करती थी, बरदौली की जो महिलाएं थी ना, उन्होंने यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी को टाइटल दिया सरदार का। यानी कि पहले ये वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से ही जाना जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर जो बरदौली की महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पर इनको सरदार का टाइटल दिया, यानी कि एक लीडर का टाइटल दिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट 1930 के समय पर जो सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था, है ना, प्रेयर चल रही थी, लोग यहाँ पर कुछ खा नहीं रहे थे, फास्टिंग मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय पे आप देखोगे तो सरदार पटेल जी लगभग 3 महीने तक जेल में रहे थे। फिर उसके बाद में मार्च 1931 के अंदर देखोगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली इनके पास आप कह सकते हो अध्यक्षता थी कराची सेशन की। कराची सेशन 46 जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता यहाँ पर पटेल साहब के पास ही थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कराची सेशन को लाया गया था ताकि क्या कर सके, जो गांधी इरविन पैक्ट है ना, इसको रेटिफाई कर सकें, इसको पुष्टि दे सकें। तो उसमें भी यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल हुआ। देन उसके बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जो उनको भारत के अंदर जोड़ा गया सरदार पटेल साहब के थ्रू। जैसे यहाँ पे कुछ के नाम जैसे त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, इन सब को यहाँ पर इंडिया में जोड़ने के पीछे का कारण आपको यहाँ पर सरदार पटेल साहब देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल टायरलेसली, बिना थके, बिना रुके इंडिया को एकजुट बनाने में काम किया है। और आप कह सकते हो कि हर तरीके की चीज़ें अपनाई हैं उन्होंने बिना हेजिटेशन के, जैसे साम दम दंड भेड़, इन सब चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है उसके हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन को टैकल किया है। इन्होंने कई सारी एरिया में, जैसे कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो कि इंडिया में ज्वाइन होना नहीं चाहते थे, जैसे हैदराबाद हो गया, हैदराबाद रूल किया जाता था निज़ाम के थ्रू, जूनागढ़ हो गया रूल किया जाता था नवाब के थ्रू, तो इनको ज़बरदस्ती यहाँ पर इंडिया के अंदर ऐड किया गया, फोर्सफुली ऐड किया गया, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर इनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। फिर एट द लास्ट यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है 15 दिसंबर 1950 में बॉम्बे में। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है। पूरा
जो इनका मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप देखोगे ऐसे सवाल बने हैं। साल 2010 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था कि कराची सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था 1931 का, इसको अध्यक्ष किया था सरदार पटेल साहब ने। अब इस पर्टिकुलर सेशन ने क्या किया था ना, एक रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था। वो रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेकर था। लेकिन हुआ क्या कि इस रिजोल्यूशन को जो ड्राफ्ट किया गया था, फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में जो बात करता था, वो उसके पीछे कौन से व्यक्ति थे, किसने यहाँ पर इस रिजोल्यूशन को पूरी तरह से तैयार किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था। तो यहाँ पे नीचे नाम दिए गए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आ चुका है पूरा का पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार से बोला है कि जो नए सेडिशन के केसेस हैं उनके ऊपर आप कह सकते हो कि जो एफआईआर वगैरह है वो बिल्कुल फाइल मत करना, क्योंकि सरकार अभी क्या कर रही है ना कि इन सारे प्रोविजंस को री एग्जामिन कर रही है। अब मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे चर्चा की जा रही है सेडिशन लॉ के बारे में। सेडिशन लॉ जिसको आप लोग राजद्रोह देशद्रोह के नाम से जानते हो, है ना, सेडिशन लॉ कहलाता है वो। अब होता यहाँ पर यह है कि सेडिशन लॉ बहुत पुराने ज़माने का है, अंग्रेजों के समय का है, और उसी को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखा है। और सरकार आज के टाइम पर इस सेडिशन लॉ का इस्तेमाल करती है, और सरकार के ऊपर बहुत सारी उंगलियां भी उठती हैं कि सरकार इस सेडिशन लॉ का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो अंग्रेज़ों के टाइम का लॉ था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था कि भैया आप सेडिशन लॉ का बहुत कम से कम इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे इस्तेमाल करोगे, क्योंकि एक टाइम पर इसका बहुत ज़्यादा फालतू इस्तेमाल भी हो रहा था। अगर कोई सरकार के खिलाफ में बोलता था, हालांकि वो सही चीज़ हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सरकार के पास में पावर थी कि वो इस सेडिशन का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अरेस्ट करवा सके, जिसने भी यहाँ पर कुछ भी बोला है। तो इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका था कि भैया आप इसका कम से कम इस्तेमाल करो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया है कि भैया नए सेडिशन के जो केसेस हैं ना, इनको बिल्कुल भी फाइल मत करना। जो भी नए सेडिशन के केस निकल कर आते हैं इनके ऊपर बिल्कुल भी एफआईआर मत करना, क्योंकि सरकार अभी वापस से क्या कर रही है, इन सारे प्रोविजंस को री एग्जामिन कर रही है। जो भी अंग्रेज़ों के समय की चीज़ें चल रही हैं उनको री एग्जामिन किया जा रहा है, वापस से देखा जा रहा है, उसको आगे लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो आगे की बात है। लेकिन अभी नए केसेस यहाँ पर फाइल नहीं होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, है ना। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि इसका आखिरकार बैकग्राउंड डेटा क्या है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ पर चर्चा की गई है ना, सेक्शन 124A क्या है, क्योंकि ये जो सेडिशन की चर्चा की गई है ये खुद आईपीसी के अंदर सेक्शन 124 में 124A के अंदर है। चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सेडिशन लॉ, इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से लिंक कर पाओगे। सिलेबस के अंदर सारे टॉपिक है हमारे, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन, फंडामेंटल राइट्स, जजमेंट एंड केसेस, ये सारे टॉपिक हमारे जीएस पेपर नंबर 2 में है, वहीं से इस आर्टिकल को लिंक किया जा सकता है। अब सेडिशन को लॉ को पढ़ने से पहले आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना होगा। क्या है राजद्रोह, क्या है देशद्रोह, इसको समझते हैं। देखो सेडिशन लॉ को लाया गया था 17th सेंचुरी के समय पर इंग्लैंड में। इंग्लैंड के जो लॉ मेकर्स थे वो यहाँ पर बिलीव ये किया करते थे, उस समय इंग्लैंड के जो कानून बनाने वाले लोग थे वो ये माना करते थे कि सरकार के प्रति अगर किसी के ओपिनियन होंगे भी ना तो वो अच्छे ओपिनियन ही होने चाहिए, सरकार के प्रति कोई बुरा ना बोले। तो ये यहाँ पर बोला गया। और अगर कोई बुरा बोलता है, कोई बैड ओपिनियंस होंगे ना तो कहीं ना कहीं वो सरकार को गिरा सकते हैं। तो अगर कोई बैड ओपिनियन बोलेगा भी तो उसके ऊपर हम लोग राजद्रोह या देशद्रोह का चार्जेस लगा के, यानी सेडिशन लॉ का चार्ज लगाकर उसको अंदर करवा देंगे, काम खत्म। सरकार के खिलाफ बुरा नहीं बोलना है। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंग्लैंड के अंदर इस प्रकार से इंग्लैंड के लॉ मेकर्स 17th सेंचुरी के अंदर इस पर्टिकुलर आइडिया को एस्टेब्लिश करते हैं। और फिर ये जो लॉ है ना ये ओरिजिनली ड्राफ्ट कर लिया जाता है 1837 में बाय थॉमस मैकले के थ्रू। थॉमस मैकले 1837 में इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट कर देते हैं, एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, यानी कानून में आने के लिए रेडी हो गया। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसको 1837 के बाद में 1860 में जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, इस आईपीसी के अंदर ऐड कर दिया जाता है। यानी कि 1860 में नहीं, हमारा आईपीसी इंडियन पीनल कोड ही 1860 में आया था, ठीक है ना। यानी ये बोला गया 1837 में, 1837 में एक पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था कि इस चीज़ को लेकर, सेडिशन लॉ को लेकर, कि भैया हमारे पास में एक कानून आ रहा है सेडिशन को लेकर।
लेकिन उसके बाद 1860 में क्या होता है, हमारे पास में इंडियन पिनल कोड आ जाता है, जहाँ पे सारी क्रिमिनल वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी क्राइम होगा उसको लेकर क्या क्या करना है वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई है इंडियन पिनल कोड के अंदर देखने को मिल जाती हैं, है ना। तो इंडियन पिनल कोड कब आता है, 1860 में। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, समय जैसे आगे बढ़ता रहता है, 1870 आ जाता है। 10 साल पहले इसके यानी कि 1860 में इंडियन पिनल कोड आया था, और 1870 में क्या होता है कि सेक्शन 124A इसके अंदर डाल दिया जाता है। सेक्शन 124A हम लोग अपने इंडियन पिनल कोड के अंदर डाल देते हैं। ये कौन डालता है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है सर जेम्स स्टीफन के थ्रू। जो सर जेम्स स्टीफन है ये 1870 में सेक्शन 124A को क्या करते हैं, इंडियन पिनल कोड के अंदर डाल देते हैं, और इसको इंसर्ट करते हुए क्या बोलते हैं, ये है बेसिकली पूरा का पूरा सेडिशन लॉ। तो सेडिशन लॉ हमारे इंडियन पिनल कोड में कहाँ पर है, सेक्शन 124A के अंदर है। आज भी ये मेंशन है कि राजद्रोह देशद्रोह के जो भी लेकर चीज़ें लिखी हुई हैं ना, वो इसी पर्टिकुलर आप कह सकते हो लॉ के अंदर लिखी हुई हैं। और आखिरकार सेक्शन 124A आईपीसी क्या बोलता है, इसको समझते हैं। ये सेडिशन को डिफाइन करता है। सेडिशन क्या है, सेडिशन बेसिकली एक ऑफेंस, एक क्राइम है। अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या फिर साइन कर कर या अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर सरकार के प्रति डिसअफेक्शन फैलाता है, सरकार के प्रति नफरत फैलाता है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ हम लोग कदम उठा सकते हैं। यानी सरकार उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ सेडिशन लॉ के चार्जेस लगाकर उसको अंदर करवा सकती है, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों को मेंशन नहीं करना है, ये बातें सेडिशन में मेंशन की गई हैं। अब होता यह है कि कभी कभी बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल सही बात मेंशन करते हैं कि हाँ सरकार ने गलत किया है। अब सरकार ने भली वो चीज़ गलत की हो, लेकिन अगर कोई इंसान खड़ा होता है इस चीज़ को बोलने के लिए, तो उसके ऊपर भी सेडिशन के लॉ के तहत ये चार्जेस लगा दिए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से मामला समझ में आया। नाउ अब सवाल यह है कि सपोज़ यहाँ पर किसी ने ये मतलब किसी को अरेस्ट कर लिया गया इस सेडिशन लॉ के तहत, तो उसको पनिशमेंट क्या क्या मिलती है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आपको अरेस्ट किया गया तो होता नहीं है बेल मिल जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में बेल नहीं मिलती है। और जो पनिशमेंट है ना, इसमें आप देखोगे कि सज़ा तो आपको मिलेगी, 3 साल की सज़ा मिल सकती है, और इसके ऊपर फाइन भी ऐड किया जा सकता है, या फिर हो सकता है दोनों ही चीज़ें आपके ऊपर लागू कर दी जाए। साथ ही साथ में जिसके ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगेंगे उसको कोई सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। सरकार के अगेंस्ट में बोल रहा है, सरकारी जॉब से दूर कर दिया जाएगा। उसको बिना पासपोर्ट के देश में रहना होगा, और जब जब जो हमारा कोर्ट है वो उसको बुलाएगा तब तब कोर्ट के अंदर उसको प्रेजेंट होना होगा। ये बात हमारा सेडिशन लॉ बोलता है। अब इसमें ना बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, आओ उसको समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम कि ये जो सेडिशन लॉ है पूरा, ये अवशेष है कॉलोनियल एरा का, यानी कि अंग्रेज़ों के समय का ये पूरा लॉ है भाई। इसको आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। इनफैक्ट अपने यहाँ पर अंग्रेज़ जो चीज़ें हैं बनाए थे ना, उसको ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी वो लागू होती हैं। आप कह सकते हो हमारे पास में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग फ्रीडम मूवमेंट चलाए। लोकमान्य तिलक जी हुए, महात्मा गांधी जी हुए, जवाहरलाल नेहरू जी हुए, भगत सिंह जी हुए। ये सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, इनको भी यहाँ पर इनके ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे अलग अलग तरीके से। अंग्रेज़ों के टाइम पर इनको भी यहाँ पर आप कह सकते हो सेडिशन चार्जेस के अंदर अरेस्ट किया गया था। तो जो सेडिशन लॉ है ये अगर लागू होगा, ये अभी भी चलेगा, तो ये क्या करेगा, ये अंग्रेज़ों की याद दिलाएगा, कॉलोनियल एरा का समय वापस से रिपीट करेगा। तो पहली दिक्कत तो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बताया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, यानी संविधान जब बन रहा था, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एक्ट है सेडिशन का, ये बहुत पुराना है ना। अब जब संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हुई और वो संविधान तैयार कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डिबेट भी हो रही थी कि भैया सेडिशन को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि सेडिशन को हम अपने संविधान में मतलब इसके बारे में नहीं बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहाँ पर इस चक्कर में आप कह सकते हो वो अग्री ही नहीं करी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर तैयार ही नहीं थी सेडिशन को अपने संविधान में लगाने के लिए, संविधान में डालने के लिए, क्योंकि मेंबर्स को जो समय लोग बैठे थे संविधान को बना रहे थे, उनको पता था कि आने वाले समय पे हो सकता है इस सेडिशन की वजह से लोगों के पास में जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका वोलेशन किया जाए। लोगों के पास में बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई निकलता है बोलने के लिए, अगर वो सही बात ही बोलता है, तो उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाकर उसको अरेस्ट किया जा सकता है
है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात मेंशन की जाती है। तो दूसरा तो क्रिटिसिज्म ये देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर इशू यही है कि जैसे कि मान लो आपके पास में देखो, एक तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट। आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर। आपको बुरी लग रही है सरकार की, आप प्रोटेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हो ना। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट भी कर रहा है, अपना प्रदर्शन दिखा रहा है आपके इस पर्टिकुलर स्टेप के अगेंस्ट में, तो आप उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दो। ये दूसरी प्रॉब्लम बताई गई। फिर उसके बाद में तीसरी प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत पहले जजमेंट दे चुका है। 1962 में केस हुआ था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। उस समय सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मेंशन कर चुका था कि जो ये सेडिशन है ना, ये जो चार्जेस हैं ये नहीं लगने चाहिए, इसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। सेडिशन के चार्जेस जो हमारे अकेडमिशियंस हैं, लॉयर्स हैं, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पर एक इशू नज़र आता है। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबे समय से इस सेडिशन को पूरी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। एक बार क्या हुआ था, कोरोना के समय पर आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ 2 टीवी चैनल्स थे, है ना। उन्होंने क्या किया कि कोरोना के समय पर आंध्र प्रदेश की सरकार कोरोना को सही से हैंडल नहीं कर पाई थी। तो उन 2 टीवी चैनल ने वही बातें बोल दी थी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगा दिया कि भाई हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये राजद्रोह दिखा रहे हैं ये। तो इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इन टीवी चैनल को सपोर्ट किया। इन टीवी चैनल को सपोर्ट करते हुए बोला कि भाई उनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। अगर कोई व्यक्ति सही बात बोलता है तो आप उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकते। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर इशू क्लियर हुआ, इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड सिनेरियो क्लियर हुआ, क्योंकि वो सारा डेटा आपको हेल्प करेगा। एग्जाम में जो काम की चीज़ है ना वो निकलती है, वो सारा का सारा बैकग्राउंड है जो आपके साथ में मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देन आएंगे वर्ल्ड पेज पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक छोटा सा आर्टिकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चाइना ने अपना पूरा स्पेस स्टेशन आप कह सकते हो रेडी कर दिया है। चाइना ने अपना 3rd और फाइनल जो मॉड्यूल है तियांगोंग स्पेस स्टेशन का वो लॉन्च कर दिया है। ये देख पाओगे, ये लॉन्च हो रहा है। कब लॉन्च किया, मंडे में, कल के दिन लॉन्च कर दिया। अब क्या है मुद्दा, मैं आपको समझाता हूँ। आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुना है, यानी अंतरिक्ष में एक कमरा भेज रखा है, कमरा बना रखा है, कैबिन बना रखा है। जितना बड़ा हमारा टेनिस कोर्ट होता है उतना बड़ा यहाँ पर कमरा बनाकर अंतरिक्ष में भेज दिया गया। वो हमारे पास में एक ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको अलग अलग देशों ने मिलकर बनाया है और उसको अंतरिक्ष में भेज रखा है। वो अंतरिक्ष में घूम रहा है ना। तो अभी क्या है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक है जो कि अलग अलग देशों ने मिलकर बनाया है। एक रशिया ने बनाया था, लेकिन एक यहाँ पर अलग अलग देशों ने मिलकर बनाया है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी भी काम कर रहा है जो अलग अलग देशों ने मिलकर बनाया है। लेकिन अब चाइना लंबे समय से काम कर रहा है कि चाइना का अपना खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में हो, जो कि चाइना ने डेवलप कर लिया है। धीरे धीरे करके इन्होंने कुछ कुछ सेट करके भेजा था। एक पोर्शन भेजा, फिर दूसरा पोर्शन भेजा, फिर तीसरा पोर्शन भेजा। एक पोर्शन अंतरिक्ष में भेज दिया, फिर दूसरा पोर्शन भेजा, उसको जाकर जोड़ दिया उसी में, फिर तीसरा भेजा, उसको जाकर जोड़ दिया। तो जो तीसरा वाला जो फाइनल वाला मॉड्यूल था ना वो भेज दिया गया चाइना की साइड से, आप कह सकते हो। और चाइना ने टारगेट पिछले साल ही बता दिया था कि साल 2022 के अंत तक हमारा स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा, और वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। चलो मैं आपको डिटेल से लेकर चलूँगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी हैं। तो पहली चीज़, सर इस स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का खुद का बनाया हुआ स्पेस स्टेशन है। कितनी दूरी पर है? पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो 340 से लेकर 450 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये स्पेस स्टेशन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली चाइना का मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है। यहाँ पर इंसान को भेजा जा रहा है, इंसान को भेजा जाएगा आगे। और ये इस देश का यानी चाइना का अभी तक का सबसे लंबा, आप कह सकते हो, ये पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जिसके ऊपर चाइना ने बहुत लंबे समय से काम किया है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने अलग अलग करके मॉड्यूल्स को भेजा था। 2 पोर्शन भेज चुके थे, अब ये तीसरा पोर्शन उन्होंने भेज दिया है, ठीक है ना। जो तीसरा पोर्शन भेजा इसका नाम क्या है? जैसे पहले जो भेजा था उसका नाम था तियानही, है ना। तो अब जो भेजा इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेंगशन यहाँ पर नाम दिया गया है। और चाइना पहले ही बोल चुका था कि साल 2022 के अंत तक हम इसको पूरा कर देंगे, जो कि यहाँ पर पूरा होता हुआ नज़र आया। अब ये जो चीज़ें हैं ये पूरा तरीके से लॉन्च किया गया है एक स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से, यानी कि धीरे धीरे जो चीज़ें भेजी गई अंतरिक्ष में उनको जोड़ा गया है, वो सब एक स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से हुआ है। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है शेंजौ 40 स्पेसक्राफ्ट। तो शेंजौ 14 स्पेसक्राफ्ट की मदद से ये पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया।
सवाल ये उठता है कि सर चाइना अगर अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदा नज़र आएगा। फ़ायदा ये होगा कि चाइना दुनिया में तीसरा देश बन चुका है जिसका पास में खुद का स्पेस स्टेशन होगा और जिसने खुद डेवलप किया है। एक तो रशिया और यूएस ने बनाया था, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि यहाँ पर अलग अलग देशों ने मिलकर बनाया था, और चाइना अब आ चुका है तीसरा देश जिसने अकेले दम पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दिया है। ठीक है ना। तो जो चाइना का ये स्पेस स्टेशन होगा ना, ये पूरी तरह से कंपटीटर होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। यानी हमारे पास में अभी केवल एक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि काम कर रहा है, ठीक है ना, जिसको अलग अलग देशों ने मिलकर बनाया है। तो उसके कंपटीशन में चाइना वाला भी अब यहाँ पर आ चुका है। क्लियर हुई बात। ये तो हम लोगों ने चाइना के बारे में बात कर ली। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या भारत अपना कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बनाने के बारे में, इसके बारे में कोई सोच वोच नहीं रहा है क्या? सोच रहे हैं हम भी। हम क्या सोच रहे हैं, देखो इंडिया ने पूरी प्लानिंग कर ली है। हमने प्लानिंग ये करी है कि हम साल 2030 तक अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम भी लॉन्च कर देंगे। यानी यूएस, रशिया, चाइना के बाद में भारत एक चौथा देश बनकर आएगा जिसने खुद अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेवलप किया होगा, और हम इसको लॉन्च कर देंगे साल 2030 के अंत तक। ठीक है ना। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की जाती है। हालांकि हमारा स्पेस स्टेशन काफ़ी छोटा होगा, उसका वजन केवल 20 टन के आसपास होगा। हम केवल अपने काम के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसको लॉन्च करेंगे, अंतरिक्ष के अंदर रिसर्च करने के लिए लॉन्च करेंगे, ना कि स्पेस टूरिज्म के लिए। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। जो हमारा स्पेस स्टेशन होगा वो भी लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। इसरो काम कर रहा है इस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर, और जल्दी हम लोग इसके ऊपर भी, आप कह सकते हो, इसको लागू करेंगे और इसके अंदर सक्सेस को हासिल करेंगे। क्लियर हो गया। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो ये है ना, ये ब्राज़ील के बारे में बात करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, ब्राज़ील को अच्छे से मैप में देख लेना है, क्योंकि ब्राज़ील 2 करोड़ की वजह से एक ही दिन में न्यूज़ में आ चुका है। ये बेसिकली जो आर्टिकल है ये 30 तारीख का है। ब्राज़ील के अंदर इलेक्शन चल रहे थे, और अभी तक जो बोल्सोनारो है ना, बोल्सोनारो, ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे ब्राज़ील के। लेकिन अब इलेक्शन के अंदर कहानी पलट चुकी है, इतिहास बदल चुका है। बोल्सोनारो यहाँ पर अब प्रेसिडेंट के पद से हट चुके हैं। इलेक्शन यहाँ पर जीत लिया है लूला ने। ये बेसिकली यहाँ पर इनका नाम है लूला। अब पूरा नाम देखोगे तो लुइज इनिशियो लूला डा सिल्वा, ये पूरा नाम है। तो लूला ही के नाम से यहाँ पर ये फेमस हुए हुए हैं पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अभी इलेक्शन के अंदर ये लेफ्टिस्ट है, तो लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी के लीडर लूला जीत कर आए हैं, और उसके बाद में आप कह सकते हो कि जो बोल्सोनारो हैं, जेर बोल्सोनारो, इनका काम हो गया है ख़त्म। अब यहाँ पर ये बेसिकली आप कह सकते हो एक नए प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे ब्राज़ील के। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण यहाँ पर यह है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि पूरे साल 2021 में ब्राज़ील एक ऐसा देश बना है जिसने सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई है वो है ब्राज़ील। तो 2 करोड़ की वजह से ब्राज़ील न्यूज़ में। तो प्लीज़ आप लोग ब्राज़ील को एक बार मैप में ज़रूर से देख लेना, आपको याद रहेगा तो फिर, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि साउथ अमेरिका पूरा का पूरा इस बार न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा। अब चलो फिर आते हैं अगले आर्टिकल पर। आएंगे नेक्स्ट पेज पर, जो कि हमारा इकोनॉमी वाला पेज है। देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। आर्टिकल नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है, देखो हमारे जो कोर सेक्टर्स, आपको पता होगा हमारे पास में टोटल 8 इंफ्रास्ट्रक्चर कोर सेक्टर्स हैं। 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो उन 8 कोर सेक्टर में है, पहली बात कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र, उसके बाद में स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे 8 मेजर सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, 8 कोर सेक्टर्स। ध्यान रखना, जब भी बात की जाती है 8 कोर सेक्टर्स की, तो ये नाम आपके ज़ुबान पर रटे होने चाहिए, अगर आप खासकर इकोनॉमी के विद्यार्थी हो तो बात यहाँ पर की जा रही है कि जो ये 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं ना, इनकी हम लोग ग्रोथ को देखते हैं कि आखिरकार इंडिया के अंदर कोल सेक्टर कैसे ग्रो हुआ है, कच्चे तेल का सेक्टर कैसे ग्रो हुआ है, नेचुरल गैस में क्या हालात रहे हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में क्या हालात रहे हैं, फर्टिलाइज़र कैसा रहा है, स्टील सेक्टर कैसा रहा है ना। तो उसकी ग्रोथ को मेजर किया जाता है। तो पिछले 3 महीनों के अंदर इन 8 के 8 सेक्टरों में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर है वो है हमारा कोयला, कोल सेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वो है हमारा, वो है कोल सेक्टर। तो हमारे जो 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मैंने आपको बताए, ये पिछले महीने सितंबर के मंथ में 7.9% से ग्रो हुए हैं। हालांकि सभी यहाँ पर सेक्टर्स ग्रो होते हुए नजर आए हैं, 7.9% से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रो हुआ हमारा कोल सेक्टर। ठीक है ना, कोल सेक्टर, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है ना।
तो अगेन यहाँ पे कोल सेक्टर न्यूज़ में है, तो कोयला न्यूज़ में, तो कोयले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ स्टैटिक्स या डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो और इसको अपने पास में लिख कर रख लेना। वैसे नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ पीडीएफ के अंदर। क्या बात की जा रही है, कोयला क्या है? कोयला बेसिकली एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है। अब इसको हम लोग ब्लैक कोल के नाम से भी जानते हैं। कोयले का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है, जैसे स्टील बनाने में, स्टीम इंजन के अंदर, या बिजली के उत्पादन में भी कोयले का इस्तेमाल होता है। कोयले जलाकर हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले से, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर। नाउ कोयले का जो मेन लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन कौन कौन करता है? तो इसमें आता है चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और उसके बाद में इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर कोयला आपको देखने को मिलता है? तो दो प्रकार की कोल फील्ड्स भारत के अंदर पाई जाती हैं। एक है गोंडवाना कोल फील्ड्स और दूसरी है टेरिटरी गोल्ड फील्ड्स। सॉरी, टेरिटरी नहीं, टर्शरी गोल्ड फील्ड्स। तो गोंडवाना कोल फील्ड्स की बात करें तो ये गोल्ड फील्ड्स लगभग आज से 250 मिलियन साल पुरानी हैं। 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड आपको ये फील्ड्स देखने को मिलती है, गोंडवाना फील्ड्स। मतलब हमारे देश में जितना भी कोयला है, कोयले के भंडार हैं, उसका 98%, 98% जो कोयला है वो गोंडवाना कोल है। लगभग यहाँ पर 250 मिलियन साल पुराना कोल देखने को मिलेगा। अब ये गोंडवाना कोल बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? दामोदर में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महानदी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोदावरी, महाराष्ट्र, नर्मदा वैलीज। ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर ये गोंडवाना कोल फील्ड्स देखने को मिलते हैं। ये 250 मिलियन साल पुराना कोयला यहाँ पर पाया जाता है, एक सुपीरियर क्वालिटी का। फिर बाकी जो दूसरा कोल फील्ड है वो है टर्शरी कोल फील्ड। ये लगभग 15 से 60 मिलियन पुराना कोयला आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो कार्बन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, मॉइस्चर कम होता है, सल्फर कम होता है। और आपको पता होगा कोयला वही बहुत अच्छा है, वो कोयला आपको ज़्यादा एनर्जी देगा जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, और वो कोयला कम एनर्जी देगा जिसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होता है। तो टर्शरी के अंदर कार्बन कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब टर्शरी वाली कोल फील्ड्स आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो ये है असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमालय, फुटहिल्स, दार्जिलिंग के अंदर। फिर उसके बाद में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको टर्शरी कोल फील्ड्स देखने को मिलती हैं। जब बात करते हैं कोयले की, तो एक बात और ध्यान रखना, कोयले के अंदर आपको 4 क्लासिफिकेशंस नज़र आते हैं। 4 तरीके से अलग अलग कोयले देखने को मिलेंगे। एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है पीट। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के नज़र आते हैं। तो एंथ्रेसाइट की बात करें तो एंथ्रेसाइट वाले कोयले के अंदर 80 से लेकर 95% तक कार्बन होता है। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला ये नज़र आएगा आपको। ये कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ एरियाज़ में पाया जाता है। फिर दूसरा आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस वाले कोयले में 60 से लेकर 80% तक कार्बन होता है। ये आपको झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इन एरियाज़ में पाया जाता है। फिर बात आती है लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट के अंदर 40 से लेकर 55% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है। ये आपको राजस्थान, लखीमपुर और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। फिर आता है पीट। पीट के अंदर सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है ना, तो ये 4 प्रकार के अलग अलग कोयले हैं, ध्यान रखना। ये इतना डिटेल से क्यों पढ़ाया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने साल 2019 में एक प्रश्न पूछा था कोयले को लेकर। फिर उसके बाद में साल 2013 में भी एक प्रश्न पूछा था। ठीक है ना, जैसे साल 2013 वाला प्रश्न है, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल? भारत के अंदर जो कोयला है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? 3 चीज़ें दे रखी हैं। इसमें राख ज़्यादा होती है, सल्फर कम होता है और लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर होता है। बताओ इसमें क्या क्या पाया जाता है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो तीनों चीज़ें तो नहीं पाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। जो भारत का कोयला है ना, उसके अंदर राख ज़्यादा मिलती है, हाई ऐश कंटेंट होता है और लो सल्फर कंटेंट होता है। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, तीसरी चीज़ नहीं मिलती। तो ऐसा क्वेश्चन बना था। फिर कोयले को लेकर एक और क्वेश्चन बना था 2019 के अंदर। क्या था प्रश्न? ये कि जो कोल सेक्टर है, इसको लेकर यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो कोल सेक्टर है, इसको नेशनलाइज किया गया था हमारी भारत सरकार के थ्रू, इंदिरा गांधी जी के अंडर में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि आज के टाइम पर जो कोल ब्लॉक्स हैं ना, ये अलोकेट करे जाते हैं लॉटरी के बेसिस पर। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अभी कुछ समय तक हम लोग कोयले को इंपोर्ट कर रहे थे, बट आज के टाइम पर भारत खुद सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। भारत यहाँ पर अब कोयला इंपोर्ट नहीं करता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस में से एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत नज़र आ रहा है, ये वाला, थर्ड वाला। क्योंकि आज के समय पर भी हम लोग कोयले को इंपोर्ट करते हैं, अलग अलग देशों से लेते हैं। आपको पता होगा इस साल स्टार्टिंग के कुछ महीने में कोयले की कमी हो गई थी।
है ना, कोयले की कमी हो गई थी, उसकी वजह से बहुत सारी जगह पर बहुत सारे राज्यों के अंदर प्रॉपर बिजली नहीं आ पा रही थी, क्योंकि बिजली हमारी कोयले से ही बनती है। तो फिर यहाँ पे कोयले का शॉर्टेज हो गया था, आपको याद होगा। उस समय पर भी हम लोगों ने बाहर से विदेशों से इंपोर्ट किया था, तो अभी भी हम लोग कोयले को इंपोर्ट करते हैं। तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, और थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो आप लोग देखोगे थर्ड स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन नंबर डी में भी है, सी में भी है और बी में भी है। तो ये तीनों तो वैसे ही नहीं होंगे, केवल वन जो है ना वो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो वन क्या है कि हाँ, वाकई में कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था भारत सरकार के थ्रू अंडर इंदिरा गांधी। क्लियर हो गया, सिंपल हो गया। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल है ये वाला। इंडिया के अंदर जो आपको इंडिया का फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलता है, फिस्कल डेफिसिट जो फर्स्ट हाफ में H1 मतलब जो हमारा साल चल रहा है ना, ये वाला फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। इस फाइनेंशियल ईयर के जो स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ है उसमें जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग 6.2 लाख करोड़ का ये फिस्कल डेफिसिट हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। जबकि पिछले साल ये 5.27 लाख करोड़ का था, इस साल ये डेफिसिट और बढ़ गया। फिस्कल डेफिसिट बढ़ना सही है गलत है? गलत है, नुकसान है। क्यों? अब यही चीज़ आपको समझनी है, मेन चीज़ यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट समझ लिया तो काम खत्म। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ना, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है आमनी अठन्नी खर्चा रुपया। मतलब आपकी जो इनकम है ना वो बहुत कम होती है और खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी इनकम बहुत कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, आपको बहुत घाटा होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो हमारी सरकार के खर्चे इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो फिस्कल डेफिसिट है अप्रैल से लेकर सितंबर के मंथ में ये 37.3% तक पहुंच गया है। इसमें हमने सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ कहाँ पर किया? फर्टिलाइज़र के ऊपर किया है, खाद के ऊपर, फूड के ऊपर, फ्यूल के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, सब्सिडीज़ के ऊपर पैसा खर्च किया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ये जो खर्चा है आपकी बार काफ़ी ज़्यादा रहा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और जिसमें से हमारे घाटा लगभग 6.2 लाख करोड़ का देखने को मिलेगा। यानी फिस्कल डेफिसिट हमारे पास में 6.2 लाख करोड़ का है, जबकि पिछले साल ये कम था, इस साल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बेसिकली करना क्या था, एट द लास्ट आपको एक कॉन्सेप्ट जानना था कि आखिरकार ये FD यानी फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो एडिटोरियल में हमारे पास में एक अच्छा एडिटोरियल है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्क्रीन पर नीचे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, द इवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल केसेस हैज़ इंक्रीज्ड एपिटाइट फॉर चेंज इन द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। कमेंट, यानी कि जिस प्रकार से क्रिमिनल केसेस देखने को मिल रहे हैं, क्राइम वाले केसेस निकल कर आ रहे हैं, अपराध के केसेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी चक्कर में हमें ज़रूरत है कि हम लोग अपने इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है कि किस प्रकार से हम लोग क्राइम को लेकर जस्टिस दे रहे हैं, उसके अंदर एक चेंज की आवश्यकता है, कहे एक बदलाव की आवश्यकता है। ये चीज़ आपको बतानी है। तो जो अब मैं एडिटोरियल आपके साथ में डिस्कस करूँगा ना, उसी एडिटोरियल के ऊपर यहाँ पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये प्रश्न बना हुआ है। तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि भारत के अंदर क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं, तो अब हम लोगों को अगर क्रिमिनल सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से जस्टिस देना है तो हमें किन किन चीज़ों के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। तो अब मैं आपके साथ में एडिटोरियल डिस्कस करूंगा, उसको अच्छे से सुनना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद में अपने वे में आप आंसर लिखना। लेकिन आंसर लिखने के बाद में आपको कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। 35,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखकर वहाँ पर सबमिट करना। और एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट कोशिश करना कि सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर सकें। अगर सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे तो ऐसे सभी लोग के आंसर्स रिव्यू हो पाएंगे, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर आपके पास में जो पॉइंट्स नहीं थे आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल पाएंगे। साथ ही साथ में आप सामने वाले की मिस्टेक्स बता पाओगे, अगर उनके आंसर में कुछ मिस्टेक्स होंगी तो, है ना, कि आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा है। चलो फिर अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर। तो ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल आपको दिख रहा है ये लिखा है BB पांडे साहब ने, जो कि एक बेसिकली फॉर्मर प्रोफेसर हैं लॉ के, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अब
इन्होंने लिखा है डेथ पेनल्टी और ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस के बारे में। यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एडिटोरियल, ज़्यादातर एडिटोरियल मैं ये करूँगा कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर दूंगा, कुछ पॉइंट्स आपके पास में हो जाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में न्यूज़पेपर से आप क्या निकाल के रखे हो अपने पास में, वो ज़्यादा मैटर करता है। और रोज़ाना मैं आपको बहुत सारी चीज़ें निकाल कर कलेक्ट कर प्रोवाइड करवाता हूँ, ये आपने पता है, ठीक है ना। तो इस बार यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले एडिटोरियल से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं और राइटर यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो राइटर ने यहाँ पर जोर दिया है किसके बारे में, रिवाइटलाइज इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको वापस से नया करना है और उसके लिए हमें क्या क्या करना है उसको लेकर ये सुझाव देते हैं। देखो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना, आज के टाइम पर ये हम जो क्राइम के केसेस निकल कर आते हैं उन केसेस के आप देखोगे उन केसेस के मुकाबले अगर हम लोग बात करें तो हमें एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, एक सुधार की आवश्यकता है। अब उस सुधार को समझने से पहले आपको समझना होगा ओवरऑल भारत के अंदर इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, इसमें आपको देखने को मिलता है कि सरकारी एजेंसीज़ होती हैं, यानी सरकारी एजेंसीज मिलकर काम करती हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सपोज़ यहाँ पर लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का काम, पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा काम है लॉज वगैरह बनाने का, है ना। फिर उन लॉज को लागू करने का, इन्फोर्समेंट का काम पुलिस वालों का भी हो गया। फिर उसको अच्छे से चलाया जाए उन कानूनों को, उसको लेकर कोर्ट हमारा काम करती है ना, कि वो कानून अच्छे से चलते रहें, उन कानूनों का उल्लंघन ना हो तो उसके लिए कोर्ट है। फिर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता भी है तो उसके लिए जेल बना रखी है ना, कि वो जेल जाएगा तो जाकर वहाँ पे ठिकाने लग जाएंगे उसके। तो इस प्रकार से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये 4-5 चीज़ें आती हैं जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मैनेज कर चलती हैं। अब बात ये आती है कि कैसे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इवॉल्व हुआ है, कैसे बनकर आया है पूरे भारत का ये पूरा सिस्टम। तो इंडिया का जब आप लोग इतिहास देखते हो ना, तो बहुत अलग अलग प्रकार के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो निकल कर आते हैं। उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है अलग अलग रूलर्स के समय पर। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ ने यहाँ पर क्या किया, कुछ अलग अलग क्रिमिनल लॉज को लेकर आ गए भारत के अंदर, और कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि अभी तक लागू हो रहे हैं। मैंने आपको बताया, चलो एक एग्जांपल बता देता हूँ जो कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है, सेडिशन। जैसे राजद्रोह, देशद्रोह वाला जो कानून है अंग्रेज़ों का समय का था, वो अभी तक लागू हो रहा है। इनफैक्ट पूरा इंडियन पिनल कोड 1860 में बनाया गया था, वो अभी तक हम फॉलो करते हैं, है ना। तो ब्रिटिश रूल के समय के बहुत सारे कानून अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं, वो बात बोली गई। और जो बात मैंने अभी बोली है ना, वो यहाँ पे लिखी हुई है। इंडियन पिनल कोड इस एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है जिसको 1860 में ड्राफ्ट किया गया था और ये अभी तक भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद में सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है, इसको अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यहाँ पर इतनी पुराने लॉज हैं, कानून हैं, वो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसी को लेकर राइटर बोलते हैं कि भैया बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस जस्टिस सिस्टम के अंदर, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी तो सॉल्यूशन समझ में आएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि कोई भी क्राइम का केस है, क्रिमिनल का केस है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और उस प्रकार के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊं, साल 2022 का जो डेटा है, साल 2022 तक जो हमारे पास में केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, वो हैं 4.7 करोड़ के आसपास। ये पेंडिंग पड़े हुए हैं भारत के कोर्ट के अंदर, इनके ऊपर कोई भी अभी डिसीजन आया ही नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, एनसीआरबी का प्रेजेंट डेटा देखोगे, यानी कि एनसीआरबी क्या करता है, बहुत सारा डेटा लेकर आता है। तो इसका डेटा देखोगे जेल का, कि जेल के अंदर क्या सिनेरियो है। तो जेल का डेटा देखोगे तो अभी भारत के अंदर जो जेल हैं उसमें 67.2% जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल का मतलब समझ रहे हो, जो कि अभी मुजरिम साबित नहीं हुए लेकिन उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। कितने ऐसे हैं? 67.2%। तो वो बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आप समझ पा रहे होंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ पर लोचा देखने को मिल रहा है। एक तो पेंडिंग केसेस बहुत सारे हैं, दूसरा हमारे पास में जो जेल के अंदर कैदी हैं वो अंडर ट्रायल है, जिनके ऊपर अभी प्रॉपर काम, मतलब आप मुजरिम साबित भी नहीं हुए, आपने उनको अरेस्ट कर रखा है, जिससे जेल के अंदर भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसके रेफरेंस में यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये तो चलो प्रॉब्लम हो ही रही है, उसके साथ साथ आपके पास में जो कानून है जिससे आप इन चीज़ों को डील कर रहे हो वो 19वीं सेंचुरी का कानून, और हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो 21st सेंचुरी के अंदर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिबेटेबल हो जाती हैं। पुरानी कानून कैसे आज तक ये लागू रहेंगे, कैसे पुराने कानून अब चलेंगे, अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं पहले के कंपैरिजन में।
तो पुराने वाले लागू करना अपने आप में बहुत बड़ा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं स्लो एनफोर्समेंट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर। मतलब एक तो दिक्कत मैंने आपको पहली चीज़ तो बता दी, पहला लोचा क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। दूसरा क्या है, जो हमारी जुडिशरी है और पुलिस है इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जज और पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, साथ में मिलकर काम करने चाहिए, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो आप कहोगे कैसा कोऑर्डिनेशन, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। आप देखोगे हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसका सेक्शन 66A है। क्या है सेक्शन 66A? ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भैया अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी ऑफेंसिव मैसेज अगर सर्कुलेट करते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन 66A को बहुत पहले ही स्ट्रक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना। अब सेक्शन 66A का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर पुलिस वाला इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। ये बात बहुत पहले हो गई थी, आज से कई साल पहले। लेकिन अब देखो दिक्कत यह है कि अभी तक, इस साल की बात कर रहा हूँ, साल 2022 तक जो पुलिस है ना वो अभी तक बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करती है सेक्शन 66A का इस्तेमाल कर कर। मतलब एक तरफ जुडिशरी स्ट्रक डाउन कर चुकी है, उसको ख़त्म कर चुकी है उस सेक्शन को, दूसरी तरफ पुलिस उसी सेक्शन का इस्तेमाल कर रही है। तो जो कोऑर्डिनेशन है उसकी बहुत बड़ी कमी नज़र आती है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत बड़ी कमी है, इसकी चक्कर में क्या होता है हम प्रॉपरली काम अपना नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो भी जुडिशियल ऑर्डर होते हैं उसको प्रॉपरली लागू नहीं कर पाते। फिर उसके बाद में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया भी गया, अरेस्ट करने के बाद में जब उसको कस्टडी में ले लिया जाता है ना, तो कस्टडी में उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बहुत बुरा बिहेवियर दिखाया जाता है, बहुत बुरा प्रभाव किया जाता है उसके साथ में। कैसा, मान लो उसे कस्टडी में लिया गया तो आपने कस्टोडियल डेथ के बारे में सुना होगा। कस्टडी में लेने के बाद में उससे इतनी पूछताछ करी और इतना मारा पीटा उसको कि उसकी मृत्यु हो गई, उसको बोलते हैं कस्टोडियल डेथ। फिर ऐसी कस्टोडियल रेप हो जाता है, कस्टोडियल रेप भी देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, जो भी हमारे कैदी हैं उनके साथ में अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी, उनके साथ में रेप होगा, उनकी डेथ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्रिजनर्स के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। और ऐसी चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर, कस्टोडियल डेथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, ये बात राइटर मेंशन करते हैं। एक नेक्स्ट बात राइटर मेंशन करते हैं वो है लैंग्वेज बैरियर। मतलब आप देखोगे हमारे पास में बहुत बड़ा कानून है, इतने सारे लॉज हैं, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में इस्तेमाल करोगे आप। ऐसा खुद हमारे आर्टिकल 348 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन है कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना देता तब तक आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो भाषा का इस्तेमाल होगा वो इंग्लिश का होगा। तो इंग्लिश को एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दे रखी है, और कानूनी भाषा जो इंग्लिश में लिखी हुई है उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दिमाग खराब हो जाता है उस लीगल लैंग्वेज को समझते समझते। तो लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ये जो लैंग्वेज बैरियर है ना, इसको ख़त्म करना होगा। आपको यहाँ पर बाकी सारी रीजनल लैंग्वेजेस को भी कोर्ट के अंदर लागू करना होगा, क्योंकि अभी के टाइम पर देखो कुछ हाई कोर्ट हैं जहाँ पर हिंदी वगैरह लागू है, क्योंकि वहाँ के गवर्नर जो है वो कम कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं वो सारे इंग्लिश के अंदर ही आते हैं। तो बोला यह गया कि भैया आप कुछ रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो चीज़ करनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए लॉ, ताकि लोगों को यहाँ पर कानून के बारे में समझने आए। क्योंकि अभी लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलता है सब कुछ इंग्लिश में, तो लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होती नहीं है, ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, उनको अपने राइट्स के बारे में, खुद के बारे में कुछ नहीं पता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ था, जिसको और अच्छी तरीके से इन पॉइंट्स के अंदर मैंने मेंशन कर दिया है। फिर एक और पॉइंट आता है, व्हाट आर द रीसेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमने क्या कोई कदम उठाया इस जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए? अगर उठाया है तो वो कौन सा कदम है? देखो हाल ही में कुछ कदम उठाए गए, जैसे नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, ऑल पोर्टल सुपेस, उसके बाद में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट हो गया, लाइव स्ट्रीम सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो गया। ये कुछ कदम उठाए थे हमने कुछ चेंजेस करने के लिए, लेकिन वो कदम इनफ नहीं है
है ना। अब क्या करना होगा, हमें कुछ और अलग वे फॉरवर्ड्स लेकर आने चाहिए, और वो क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। पहली बात तो आपको क्या करना होगा भैया, जुडिशल सर्विस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी होगी। साल 2020 के अंदर एक इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि भारत के अंदर हर 50,000 नागरिक के ऊपर केवल और केवल एक ही जज है। हर 50,000 नागरिक के लिए केवल और केवल एक ही जज है, जो कि ये रेशियो बहुत ही पुअर रेशियो है, बहुत ही बेकार रेशियो है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि भाई आप कह सकते हो जितने ज़्यादा जजेस होंगे उतनी ज़्यादा केसेस को निपटाया जाएगा, उतने अच्छे से केसेस को देखा जाएगा। तो जजेस की स्ट्रेंथ हमारे यहाँ पर बहुत कम है। पहली बात तो इस पर थोड़ा सा कदम उठाने की आवश्यकता है। दूसरा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर आओ। जैसे आपको पता है, अगर हम लोग बात करें जो जजेस के एग्ज़ाम होते हैं वो हर एक राज्यों के अलग अलग होते हैं, हर एक राज्यों के अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा हर एक राज्य अपनी तरफ से अलग अलग PCS जे के जो जजेस के एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाता है ना। तो बोला ये क्या जा रहा है कि भैया इसको अलग अलग राज्य के बजाय, जैसे UPSC होता है ना ऑल इंडिया लेवल पर, वैसे ऑल इंडिया जज सर्विसेज को कंडक्ट करवाया जाए, ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम करवाया जाए। ये बात यहाँ पर बोली गई। फिर क्योंकि स्टेट के लेवल पर बहुत घोटाले हो जाते हैं, पेपर कैंसिल हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वो काम हो ही नहीं पाता, और वो जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं वो ऐसी रह जाती हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पर एक जिम्मेदारी से काम करवाया जाएगा, प्रॉपर टाइम पर एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी में करवाई जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल स्टेप हो सकता है। उसके बाद में एक और सुझाव दिया गया है, वो है पॉलिशिंग द पुलिस। पॉलिशिंग द पुलिस मतलब कि आपको पुलिस के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे, रिफॉर्म्स लाने होंगे, है ना। पुलिस के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे, जिस प्रकार से कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल रेप होते हैं, इन चीज़ों को हमें यहाँ पर पूरी तरह से रोकना होगा। हमें ज़रूरत है कि पुलिस एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए, पुलिस फोर्स के अंदर जो स्किल्स हैं उसको डेवलप किया जाए। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे एक और बात बोली गई है, ओवरकमिंग जुडिशियल बैकलॉग, यानी कि हमारे पास में अभी केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो चुका है, तो उसको पूरी तरह से निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास में एक स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल मतलब कोई केस आया है तो उसको तुरंत जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश की जाए, नहीं तो फिर बहुत लंबे समय सालों साल केस चलता है, फिर उसके बाद में उस फाइल को बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर धूल जम जाती है ना। तो इस बैकलॉग सिस्टम को ख़त्म करने के लिए पहली बात तो हमारे पास में जजेस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और अलग अलग दूसरे तरीके भी होने चाहिए, क्योंकि सारे केसेस आप कोर्ट के अंदर ही निपटाओगे तो कोर्ट के ऊपर बहुत बर्डन पड़ेगा। तो इसके बजाय आप क्या करवा सकते हो, आप एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मीडिएशन हो गया, यानी बाहर ही एक व्यक्ति होगा जो कि दो पार्टीज़ के केसेस को ख़त्म करवा देगा। सपोज़ यहाँ पर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है किसी चीज़ को लेकर, वो कोर्ट के अंदर जा रहे हैं केस लड़ने के लिए। अब वो कोर्ट के अंदर केस लड़ने के लिए जाएंगे और वो मामला इतना बड़ा है भी नहीं, तो इससे अच्छा उनके बीच में एक इंसान आएगा, उनके बीच में मीडिएशन करवा देगा, कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगा, मामला खत्म, भाई आप तुम अपने घर तुम अपने घर। कोर्ट के पास मुद्दा ही नहीं आया, कोर्ट के पास जो केसेस है वो पेंडिंग ही नहीं पड़े हैं। नहीं तो ये छोटे छोटे केसेस और आ जाते हैं और बाकी केसेस रह जाते रहते हैं, तो बैकलॉग बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। तो ऐसा काम किया जा सकता है, कुछ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, यानी कि कुछ और दूसरे तरीके बनाए जा सकते हैं जहाँ से इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके। फिर उसके बाद में बात आती है जुडिशियल लैंग्वेज पैरिटी की। मतलब मैंने आपको बताया ना, लैंग्वेज को लेकर एक बैरियर नज़र आता है, लैंग्वेज को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, भाषा यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। काफ़ी लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, काफ़ी लोगों को नहीं आती है, तो उसको यहाँ पे आपको रिड्यूस करना होगा। यहाँ पे प्रॉपरली जैसे कि मान लो जो इंग्लिश नहीं बोल रहा है, नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो क्या करें फिर, तो उनके लिए भी यहाँ पर आप कह सकते हो जो चीज़ें हैं ना वो लेकर आनी पड़ेंगी। क्लियर हो गया। फिर एक बात आती है यहाँ पर रिस्टोरेटिव जस्टिस, यानी कि जो विक्टिम्स होते हैं, सपोज़ यहाँ पर कोई विक्टिम है जिसके साथ में यहाँ पर मतलब कोई क्राइम हुआ है, अब वो जो पीड़ित है, जो विक्टिम है ना, उसको हमें ध्यान में रखना होगा, उसको एक अच्छा कंपनसेशन वगैरह देना होगा, क्योंकि वो लाइफ में पहले से ही परेशान है, उसके साथ में यहाँ पर ये क्राइम हो गया, ये यहाँ पे आप अपराध हो गया, तो उसका ध्यान रखना, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, उसको कंपनसेशन देना, उसको एक जस्टिस देना, ये भी यहाँ पर बात बनती है, और प्रॉपर टाइम पर ये प्रोवाइड करवाना वो ज़्यादा रेलिवेंट है। तो ये पूरा का पूरा आपको इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था मेरे नज़रिए में, और आप लोग भी यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को अपने पास में ज़रूर से लिख लेना, सब कुछ काम का है। और अब एक अच्छा सा आंसर लिखो और वो टेलीग्राम पर लिखने के बाद में सेंड करो, जैसे सेंड करना है वो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलो अब हम लोग आते हैं किसकी तरफ,
अपनी वोकैबलरीज़ की तरफ। आज की वोकैब्स क्या क्या हैं? आज का पहला वोकैब है गर्गांटुअन। गर्गांटुअन जो है इसका मतलब होता है विशाल या फिर इनॉर्मस। फिर आता है यहाँ पर इंट्रीग। इंट्रीग मतलब होता है दिलचस्प बनाना या फिर इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में आता है स्कैंडलाइज। स्कैंडलाइज मतलब अपमानित करना या फिर इंग्लिश में बोले तो शौक। देन आता है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब रहस्यपूर्ण या फिर एनिग्मैटिक। देन आता है इन्विगोरेट। इन्विगोरेट मतलब रिवाइटलाइज या फिर पुनर्जीवित करना, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल था। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद में एक और छोटा सा आर्टिकल है, आपको ये देखने को मिलेगा। इसको मैंने बताया नहीं है क्योंकि मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार। तो मैंने सोचा आप लोग सोचोगे यार सर इतनी बार पढ़ा दिया, आज फिर से यहाँ पर इसको पढ़ा दिया। देखो यहाँ पर ये बात की जा रही है एमजी नरेगा के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में। तो जो एमजी नरेगा है इसका काम क्या है? एमजी नरेगा का काम है कि लोगों को काम देना, गांव के अंदर लोगों को यहाँ पर मजदूरी प्रोवाइड करवाना, 100 दिन का काम देना। अब वो काम करेंगे उसके बाद उनको मजदूरी दी जाएगी। लेकिन जो एमजी नरेगा काम कर रहा है हमारी सरकार के अंडर में, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। इसको और ज़्यादा बांटना होगा, है ना, ये यहाँ पर बोला गया है। उसको और ज़्यादा बांटना होगा क्योंकि अभी दिक्कतें क्या क्या हैं? पहली दिक्कत, एमजी नरेगा के अंदर प्रॉपर लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। दूसरी दिक्कत, एमजी नरेगा के अंदर प्रॉपर टाइम पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 2 से 3 महीना लेट हो जा रही है। इस स्कीम के अंदर खुद फंडिंग की बहुत बड़ी कमी हो चुकी है। फंड डिस्पर्सल आप देखोगे तो बहुत बड़ी कमी देखने को मिल जाती है। और जो मजदूरी ये लोग दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। मजदूरी का रेट देखोगे तो बहुत कम है। नागालैंड के अंदर 212 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है एमजी नरेगा के अंदर, जबकि जो दूसरे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर 600 से 700 रुपये पर डे दे रहे हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, इनको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एमजी नरेगा के इश्यूज़ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पूरा का पूरा एक कंटेंट, सेपरेट कंटेंट प्रोवाइड करवा रखा है नोट्स के फॉर्म में, आपको याद होगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इस चक्कर मैंने इसको रिपीट नहीं किया है। आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक छोटा सा आर्टिकल है किस चीज़ को लेकर, आईटी एक्ट को लेकर, वो मैंने परसों ही डिस्कस किया हुआ है ना, परसों डिस्कस किया हुआ है। और छोटा सा आर्टिकल आया था बिल्कुल फ्रंट पेज पर, वहाँ पे मैंने कवर कर दिया था। तो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि काम की इतनी होती नहीं है ना, क्योंकि जो वो पर्टिकुलर आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर, वो है आईटी एक्ट को लेकर, कुछ चेंजेस करेगा आईटी रूल्स के अंदर में। तो वो ड्राफ्ट तैयार किया गया, अभी चेंजेस हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। तो होंगे, जैसे हो जाएंगे वैसे ही आपके पास में तैयार मिल जाएगा। तो अभी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिसाइज और एक इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाउ अब हम लोग करते हैं अपने प्रीलिम्स वाले सवाल को हल। तो यहाँ पर 2016 का क्वेश्चन था, जो रेड सेंडर्स है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। इसके रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना ये कि कौन सा करेक्ट है। पहला, ये एक ट्री स्पीशीज जो कि साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं, ये सूखे एरिया में ग्रो करना पसंद करती है, तो ड्राई डेसिडियस एरिया में ये ग्रो करती है। तो दैट इज़ वाई इसका स्टेटमेंट 1 जो है वो केवल सही है। तो आंसर ए जो है ना वो हो जाएगा 1 ओनली, ठीक है ना। तो रेड सेंडर्स को लेकर ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रेड सेंडर्स जो है इसको हम लोग जो लाल चंदन की लकड़ी है वो बोलते हैं। ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था सैंडल स्पाइक डिजीज़ की वजह से। इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटिलेनस, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया, ये ड्राई डेसिडियस एरिया में पाया जाता है, ना कि रेन फॉरेस्ट वाले, जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पर नहीं, जहाँ सूखा है वहाँ पर ये ग्रो करता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सदर्न पार्ट्स के अंदर ये पर्टिकुलर रेड सेंडर्स को ग्रो किया जाता है। चलो फिर नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।